नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टूबी कॉलेज के YouTube चैनल पर स्वागत है। अपन बात कर रहे थे अपना यूनिट नंबर 5 जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। अंतिम क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस किया था नॉर्डस्ट इक्वेशन को। उम्मीद है आप लोगों ने उसको अच्छे से समझा है, उसको आप लोगों ने मेहनत करके आप लोगों ने खुद के पेन से उसको लिखा होगा, क्योंकि उसी पे बेस्ड जो है वो आज का टॉपिक रहेगा। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साम्य अवस्था स्थिरांक की गणना करना। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, साम्य अवस्था स्थिरांक, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है? बहुत आसान सा है, बस आपको समझना है। बोर्ड पे देखिए, अगर अपन बात करें, अपन कह सकते हैं माना कोई अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। नाउ वी एज्यूम ए केमिकल रिएक्शन कैन बी टेक्स प्लेस फॉलोइंग वे। अब देखिए, अगर अपन लोग इसकी बात करेंगे तो माना कोई अभिक्रिया आप लोगों का A+B है, और साम्य अवस्था की बात अपन बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। मान लीजिए ये आप लोगों का C और क्या है, D है। तो कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसका क्या होता है, एक वेग नियतांक भी होता है। तो ये आपका K1 और ये क्या हो गया आप लोगों का K2। क्लियर है आप लोगों का? आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की क्लास में अपन लोग इसको काम में लेंगे थोड़ा सा। मैंने ये कहा कि माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है। नाउ वी एज्यूम ए रिएक्शन कैन बी टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग मैनर। इस तरीके से प्रोसीड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये रिएक्शन क्या है आप लोगों का, रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और आप विद्यार्थियों को पता होगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दो प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। एक अग्र अभिक्रिया जिसे अपन लोग फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, और एक होती है पश्च अभिक्रिया जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अग्र अभिक्रिया के लिए ये क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये क्या है आप लोगों का, रिएक्टेंट, और ये क्या है आप लोगों का, प्रोडक्ट। क्लियर हुआ आप लोगों का? तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं अग्र अभिक्रिया का वेग, अगर मैं आप लोगों से बात करूं अग्र अभिक्रिया का वेग, तो किसी भी अभिक्रिया का वेग अगर आप लोग बताते हो तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, गुलबर्ग एवं वागे का नियम। फर्स्ट ईयर में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, गुलबर्ग तथा वागे का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। गुलबर्ग तथा वागे का नियम, जिसे अपन लोग बोलते हैं द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम, जिसका प्रतिपादन किसने किया था, गुलबर्ग एवं वागे ने किया था। स्टेटमेंट में यहां आप लोगों को लिखवाऊंगा नहीं, बस आप लोगों को वर्बली में बता देता हूं। गुलबर्ग और वागे ने क्या बताया कि गुलबर्ग एवं वागे के द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अपन लोगों ने यहां क्या लिखा है, अग्र अभिक्रिया का वेग। तो अपन कह सकते हैं किसी अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। एक बार फिर मैं बता देता हूं, गुलबर्ग एवं वागे के द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है वो उसमें भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो देखिए, अगर अपन बात करें अग्र अभिक्रिया का वेग, तो ये किसके समानुपाती होता, समानुपाती होगा अभिकारक की सांद्रता। और अग्र अभिक्रिया के लिए अभिकारक मैंने आपको दो बताए हैं, ए और क्या बताया है, बी बताया। ये बताया ना मैंने आप लोगों को। आगे अगर अपन लोग बात करेंगे तो अपन बात कर सकते हैं कि अगर इसको अपन लोग लिखें अग्र अभिक्रिया के वेग को,
तो ये तो ए और बी है ही आप लोगों का अभिकारक अणुओं की सांद्रता। लेकिन अगर अपन इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो अग्र अभिक्रिया के लिए क्या आएगा, रेट कांस्टेंट आएगा, जिसे अपन लोग क्या बोलेंगे, K1। यानी कि ये चीज क्या है आप लोगों का अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया का वेग। वहीं अगर अपन लोग यही बात अप्लाई करें किसके लिए, पश्च अभिक्रिया के लिए, तो देखिएगा पश्च अभिक्रिया का वेग, बैकवर्ड रिएक्शन, पश्च अभिक्रिया का वेग। अपन अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने को साम्य अवस्था स्थिरांक की गणना करनी है और ये अपन तभी निकाल सकते हैं जब अपने को फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के वेग का पता हो। तो पश्च अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पश्च अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या हो जाएगा, C और D। तो इन दोनों की सांद्रता का गुणनफल होकर के जो वेग आएगा वो द्रव्य क्रिया अनुपाती जो गुलबर्ग वाक्य है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। वही बात अगर अपन बात करेंगे कि पश्च अभिक्रिया का वेग क्या है, पश्च अभिक्रिया का वेग, अगर यहां से प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट आएगा क्या, K2, और ये क्या आ गया, C और D। तो ये तो किसका वेग आ गया आप लोगों का, पश्च अभिक्रिया का, और ये किसका वेग आ गया आप लोगों का, फॉरवर्ड रिएक्शन का। यहां तक आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करें कि साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर, तो साम्य अवस्था पे क्या होता है, अग्र अभिक्रिया का वेग कौन सी अभिक्रिया के वेग के बराबर होता है, पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर। अपन लिख देंगे कि साम्य अवस्था पर अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बराबर। यानी कि अग्र अभिक्रिया का वेग तो क्या है आप लोगों का K1, और ये क्या है A, और ये क्या है B है। ये तो कौन सी अभिक्रिया का वेग है, अग्र अभिक्रिया का वेग, और ये किसके बराबर होता है, पश्च अभिक्रिया के वेग के। तो पश्च अभिक्रिया का वेग क्या है, ये K2A, सॉरी आपका K2C और D का कॉन्सेंट्रेशन। आई बात आप लोगों की समझ में। अब देखिए इस K1 को मैं यही रखता हूं और इस K2 को मैं इसके डिवाइडेशन में लेके आ जाता हूं, तो इधर ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये क्या आ गया आप लोगों का C और D। आई बात आप लोगों की, और C और D बन गया आप लोगों का, और यहां जो चीज आप लोगों का जो रहेगा वो क्या रहेगा आप लोगों का, A और क्या रहेगा, D रहेगा। आई बात आप लोगों को समझ में। और ये K1 और K2 जो होता है इसको अपन एक साथ क्या बोलते हैं, K इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, K इक्विलिब्रियम। बस ये आपका इक्वेशन एक आएगा, यही इंपॉर्टेंट है। आगे आपको पिछली क्लास का जो मैटर है वहां से एक इक्वेशन को उठाएंगे, समीकरण 1 व 2 की सहायता से अपन क्या याद कर लेंगे, साम्य अवस्था स्थिरांक। तो एक बार आप लोग इस चीज को नोट करें। क्योंकि ये वो चीजें हैं जब तक आप लोग खुद जो है पेन से नहीं लिखोगे तो ये क्या है कि पेन से लिखेंगे तो अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और ये बहुत ही यूजफुल आप लोगों की होने वाली हैं, क्योंकि एग्जाम वगैरह सब आप लोगों के जो हैं वो कंडक्ट होंगे, सब चीजें होंगी, तो इन चीजों को आप लोग कंटिन्यू क्या करें, पढ़ते रहें। क्लियर हुआ आप लोगों का? थोड़ा स्पीड से आप लोग लिखो, उसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं। क्लियर है?
अब देखिए आगे अपन क्या लिखते हैं, हम जानते हैं कि एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि, अपन लोग क्या जानते हैं, ये प्रीवियस क्लास में आपको बताया था E बराबर E0 माइनस का, ये क्या है आप लोगों का माइनस का, और ये RT अपॉन क्या था आप लोगों का NF, और ये LN था, और ये था आप लोगों का प्रोडक्ट अपॉन क्या था आप लोगों का रिएक्टेंट, क्या था प्रोडक्ट अपॉन क्या था आप लोगों का रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाला कॉन्सेंट्रेशन और ये क्या है आप लोगों का नीचे वाला कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए इसी इक्वेशन में अपन क्या लिख देंगे, E बराबर ये क्या है आप लोगों का E नॉट, और ये माइनस का आप लोग क्या लिख देंगे RT अपॉन ये क्या हो जाएगा आप लोगों का NF। ठीक है, और ये LN जो है, और इस पूरे जो प्रोडक्ट मान लीजिए ये अभिक्रिया आप लोगों का इस तरीके से A B और आप लोगों का C प्लस का D। ठीक है, तो इसके लिए अगर अपन इसके स्थान पे लिखना चाहें तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं आप लोगों का LN, और ये क्या आ जाएगा आप लोगों का K इक्विलिब्रियम। आई बात आप लोगों के समझ में। आगे अब आप लोग देखिए, आगे अगर अपन लोग बात करते हैं तो साम्य अवस्था पे अगर अपन लोग बात करें, किसके साम्य अवस्था पर, तो साम्य अवस्था पर जो आप लोगों का किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, साम्य अवस्था पर इलेक्ट्रोड विभव E का मान क्या होता है, E का मान 0 होता है। एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज ऑलवेज 0। बट ये जो आप लोगों का मानक जो विभव है इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ इसके स्थान पे मैं रख देता हूँ 0, और ये आप लोगों का E नोड माइनस का क्या आएगा आप लोगों का RT अपॉन ये क्या है NF, और ये क्या आ जाएगा LN के इक्विलिब्रियम। अपने को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, LN के इक्विलिब्रियम की, किसकी साम्य अवस्था स्थिरांक की। तो देखिए ये अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर लेता हूं तो ये क्या रहेगा आप लोगों का E0, क्या रहेगा आप लोगों का E0, और ये चीज अगर उधर जाएगी आप लोगों का ये क्या हो जाएगा RT अपॉन क्या हो जाएगा NF, और ये क्या हो जाएगा LN के इक्विलिब्रियम। क्लियर है ना भाई। E0 को अपन ये रखते हैं, इसको इधर लेके आने का मतलब क्या होगा, E नोट बराबर RT अपॉन NF LN के इक्विलिब्रियम, और अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, K इक्विलिब्रियम की। तो देखिए K इक्विलिब्रियम की वैल्यू चाहिए तो ये इसके साथ में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि NF E नोट अपॉन क्या आ जाएगा आप लोगों का NF E नोट अपॉन क्या आ जाएगा आप लोगों का RT। ये जो आप लोगों का इक्वेशन आया है, माना कि आपका ये इक्वेशन नंबर 2 आया है, तो समीकरण 2 की सहायता से किसी भी अभिक्रिया के लिए हम उसके साम्य अवस्था स्थिरांक के इक्विलिब्रियम का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि क्या आता है आप लोगों का माइनस जो आता है आप लोगों का NF E नॉट अपॉन क्या आता है आप लोगों का RT। आप लोग इस चीज को अपनी कॉपी में मेंशन कीजिए। थोड़ा स्पीड से करें अपन लोग जो है अगली क्लास में, फिर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोड और आप लोगों के टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, जिसमें गैस इलेक्ट्रोड है, धातु आयन इलेक्ट्रोड है, धातु एविलेसिल आयन इलेक्ट्रोड है, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है, ग्लास इलेक्ट्रोड है। इन सब के बारे में अपने को डिस्कस करना है, और इनके डिस्कस करते ही आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड जो है वो भी क्या हो जाएगा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इलेक्ट्रो फर्स्ट सेकंड फिर कुछ बची हुई चीजें हैं उनको भी अपन लोग देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। लिखिए आप लोग अपनी कॉपी में, समीकरण 2 की सहायता से, समीकरण 2 की सहायता से, समीकरण 2 की सहायता से, समीकरण 2 की सहायता से साम्य अवस्था स्थिरांक की गणना की जा सकती है। बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2 वी कैन डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम। क्लियर है, समीकरण 2 की सहायता से अपन लोग जो है वो साम्य अवस्था स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का एक कंबाइंड टॉपिक जो था नर्दस्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये अपन लोगों ने क्या किया है
कंप्लीट किया है। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस चीज को समझा होगा। कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप लोग कभी भी जो है कॉलेज में आना करना हो तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हो। अब आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन यहाँ से जिस तरीके से अपन लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में बात की थी, आर्हेनियस थ्योरी, ओस्टवाल्ड थ्योरी, डिबाई-हक्कल थ्योरी, डिबाई-हक्कल-ओनसागर थ्योरी, ठीक इसी तरीके से जो बड़ा क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में बनेगा उस पोर्शन की अपन बात करें तो ये जो अपन अभी टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अच्छी बात ये कि ये बहुत ही इजी है, क्योंकि इसमें वही चीजें काम में आएंगी जो अपन लोग पहले डिस्कस कर चुके। तो आने वाली क्लास में आप लोग इन चीजों को जरूर देखें। तो अपना टॉपिक क्या रहेगा अब, इलेक्ट्रोड। क्या रहेगा आपका टॉपिक, इलेक्ट्रोड एवं उसके प्रकार। लिख लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रोड एवं उसके प्रकार, इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोडों के प्रकार, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोडों के प्रकार। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रोड एंड इट्स टाइप्स, इलेक्ट्रोड एवं उसके प्रकार। इलेक्ट्रोड एवं उसके प्रकार, इलेक्ट्रोड एवं उसके प्रकार। क्लियर है। सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, बहुत ही आसान सी परिभाषा बनेगी। उसके बाद में अपन अगली क्लास से शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो डेफिनेशन को आप लोग यही जान लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले इलेक्ट्रोड की परिभाषा क्या है, वह स्थान जहां पर वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न हो तो उसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। We can say the place at which electrochemical reaction will be takes place is known as electrode। इससे पहले भी मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोड की एक परिभाषा बता चुका हूं कि कोई भी मेटल जो है वो अपने ही आयनों के विलयन में डिप है तो वो भी क्या एक तरीके से आप लोगों का इलेक्ट्रोड ही है। ठीक है, तो दोनों जो परिभाषा है वो एक ही बात पे आ रही है, लेकिन यहाँ अगर अपन बात करें तो वो बात भी अपन लिख सकते हैं कि ये मेटल और ये किस में डूबी हुई है, अपने आयनों के विलयन में। तो यहाँ क्या होगा, ये जो है आपका एम इसमें चेंज हो सकता है, या यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें रिडक्शन होगा तो इसमें। आई बात आप लोगों के समझ में। तो ये ओवरऑल हो क्या रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो इसकी दूसरी परिभाषा अपन ये बोल सकते हैं कि वह स्थान जहां पे विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं, द प्लेस एट व्हिच इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस इज नोन एज इलेक्ट्रोड। क्लियर है। तो ये आसान सी परिभाषा है, इसको आप लोग लिख लीजिए और उसके बाद में आप लोग अपनी कॉपी में जो है वो हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रोडों के प्रकार, जिसको अपन लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। सबसे पहले आप लोग परिभाषा उतार लीजिए। क्लियर है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। इसकी कंप्लीट जो स्टडी है वो अपन करेंगे अगली क्लास में। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आप लोग लगातार इन चीजों का क्या करते रहे, रिवीजन करते रहे, पढ़ते रहे। मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।